A very good afternoon to all my champions. I hope that you all are doing great. And today we are discussing our new topic, which is structure of atom. जैसा कि पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि जितना सपोर्ट आपने पिछली वीडियो में दिखाया था उतना ही सपोर्ट और प्यार आप इस वीडियो में भी दिखाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि अच्छे से पढ़िए, चीज़ों के नोट्स बनाइए, ना कुछ समझ आए तो पूछिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो आइए आज देखते हैं इस चैप्टर में लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करेंगे पिछले चैप्टर्स में, जैसे हमने एटम और उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी, इसमें हम थोड़ा सा उस पर दोबारा से बात करेंगे। इसके बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि डेल्टन की थ्योरी को गलत साबित करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन पे बातचीत करेंगे, उनकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। फिर जो एटॉमिक मॉडल्स थे, जैसे कि थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था और बॉहर का मॉडल था, उन पे बातचीत करेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाते हुए एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उन पे बात करेंगे और आखिरी में हम आइसोटोप और आइसोबार को देखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि किस एटम के किस सेल में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पे हम बातचीत करके इस टॉपिक को यहीं पे रैप अप करेंगे। तो आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम से मिलके बनी हुई हैं। और बाद में इस आइडिया को जॉन डिल्टन ने कंफर्म करके ये कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, जो कि उन्होंने 1800 के अराउंड ये बात अपनी कही थी, जिसके किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, लेकिन और एटम्स ना ही बनाए जा सकते हैं ना ही घटाए जा सकते हैं। ओके, बट उनकी थ्योरी गलत होती है जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आने लगे, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और फिर ये डिस्कवरी आगे बढ़ने लगी जब हमारे सामने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए। तो आइए अब इस चीज़ को हम आराम से एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है जे थॉमसन को, जो कि 1897 में डिस्कवर किया था। और चार्ज वाइज ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और रिलेटिव मास उसका 1/1836 होता है। प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड को 1917 पे पॉजिटिव चार्ज जिसका रिलेटिव मास 1 होता है। टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन, ये जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था, बट इस पर चार्ज कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, इसके चलते ये ज़ीरो रहता है और इसमें जो मास होता है वो 1 होता है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट की मदद से आई थी। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक तरफ जो कैथोड है वहाँ से दूसरी तरफ जब आप एटॉम्स को पास करवाएंगे तो एनोड की तरफ जिंक सल्फाइड का एक सॉल्यूशन होगा, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ भी नेगेटिव अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो ग्लो करने लगेगा। तो इसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं थॉमसन को ये लगा कि एटम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये जो कैथोड ट्यूब देख पा रहे हैं इसमें जो जिंक सल्फाइड है तभी वो ग्लो कर पा रहा है, जो कि ग्रीन कलर का है। ये इस वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो पाया और ये पहला पार्टिकल है जो डिस्कवर हो, हम सब जानते हैं। प्रोटॉन की तरफ बढ़ें तो एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक लेड का पीस ले लिया, जिसमें हमने पार्टिकल्स को गुजारा गोल्ड फॉइल के थ्रू, जिसमें कुछ तो डायरेक्टली आगे चली गई, आर पार हो गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई इधर उधर, और कुछ ही एक आधी जो है लौट के वापस आई। इससे ये साबित हुआ कि जो आपका एटम है वो आसपास से तो पूरी तरह खाली है, लेकिन उसके सेंटर में कुछ ऐसा है जो काफ़ी सॉलिड है और जिसमें कुछ चार्ज है, जिसकी वजह से वो डेविएट होकर आए हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसमें जिन पार्टिकल्स को पास करवाया गया था वो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। बेसिकली वो पार्टिकल्स जिसमें हीलियम से दुगना चार्ज होता है, डबल चार्ज होता है, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स कहलाते हैं।
आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये काफ़ी देर में 1932 में जाके बाद में इसकी डिस्कवरी हुई थी बेरिलियम रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। और एक न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन उसका जो मास होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन के। ठीक है। और न्यूट्रॉन का काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को रिड्यूस करना जो प्रोटॉन्स के बीच में होते हैं। अब ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे इन पे गौर कर सकते हैं और एक एक करके इनको देख सकते हैं। ये वही सारी बातें हैं। आप चाहें तो चलिए इन्हें जल्दी से एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है। डिस्कवरर जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो कैथोड रेज होती हैं जब वो होके गुजर रही थी जिनमें इलेक्ट्रॉन थे, वो जब जिंक सल्फाइड से अट्रैक्ट होते हैं या हिट होते हैं उस पर जाके तो वो ग्लो करने लग जाते हैं। छोटी सी बात है। और वो ग्लो तब करता है जब कुछ नेगेटिवली प्रेजेंट हो वहाँ पे। चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। और मास की बात करें 9.1 इंटू 10 की पावर 31। So this is about electron. Now move to proton. As we know, discoverer गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, एनोड रे और उसी को कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जैसे एनोड या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, हमें पता चला था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल भी है। अगेन चार्ज इज +1.6 इंटू 10 की पावर 19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बस पॉजिटिव प्रोटॉन में होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। जबकि मास के हिसाब से प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। आई होप कि आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले सब पार्टिकल की तरफ, जो कि है आपका न्यूट्रॉन। इसमें खाली आपको जो याद रखना है वो ये कि डिस्कवरर का नाम है जेम्स चैडविक, जो कि 1932 में डिस्कवरी की थी। और किसी भी एटम का जो मास होगा वो सम होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो किसी भी वो एटम का मास कहलाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। जो अलग अलग मॉडल्स थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, या फिर जो सब सेल्स की थ्योरी दी गई अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए, और उन मॉडल्स पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली इस चार्ट के थ्रू आप एक टाइमलाइन से गुजरेंगे जहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और उनके थ्योरीज दे रखी हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेके। वो आप यहाँ इस चार्ट को देख लीजिए अच्छे से, और उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उनके क्या क्या ड्रॉबैक थे, वो हम लोग आगे आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए पहला हम पढ़ते हैं थॉमसन का जो प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल था, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि उनका कहने का मतलब क्या था। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उनके हिसाब से एटम एक वाटरमेलन की तरह है जिसमें जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन हैं, और जो आपका प्लम है, जो पल्प है, रेड एरिया एडिबल पार्ट, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। बट ये फेल इसलिए हो गए कि ये बता नहीं पाए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अपनी एनर्जीज को मेंटेन कैसे रखता है। इस चीज़ में फिर आगे आए रदरफोर्ड भाई साहब, इन्होंने क्या बताया आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जितने अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए गोल्ड फॉइल से, मतलब एटम जो है ज़्यादातर खाली है, एम्प्टी स्पेस है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ छोटे छोटे एंगल्स की तरफ। तो ये तो उनकी पहली बात थी। और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, और बहुत ही कम हज़ारों में कहीं एक आधा ही ऐसा पार्टिकल था जो टकरा के वापस आया था। इससे डायरेक्ट ये पता चलता था कि इन एटम के सेंटर में कोई ना कोई डेंस चीज़ है जो कि बहुत छोटी है बट बहुत डेंस है। आगे और क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ी थी इन्हें। तो पहले कंक्लूजन के सेंटर में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज है और काफ़ी डेंस है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। साथ ही साथ जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है एटम के मुकाबले। बट कमियां क्या रहेगी रदरफोर्ड के उस मॉडल में। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वो अपनी एनर्जी लूज और गेन करेगा, तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाता है।
तो इसका जवाब दिया था बोहर मॉडल ने, जो कि प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमें पता लगा एटम तो स्टेबल होते हैं, बाद में पता चला हमें आके। और ये वो एक्सपेरिमेंट की पिक्चर है जो रदरफोर्ड भाई साहब ने कंडक्ट की थी। अब बढ़ते हैं बोहर मॉडल की तरफ कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की या क्या क्या पाया। तो बोहर मॉडल के थ्रू हमारी दो कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गई। पहला तो ये पता चला कि जो एटम्स होते हैं स्टेबल होते हैं। दूसरा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड तो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में करेंगे, जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं और या एनर्जी सेल्स से जानते हैं, जिनका आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड एन सेल 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, जिनको हमने KLMN नाम दे रखा है। और ये अपनी ही ऑर्बिट्स में रहते हैं, लेकिन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सब एटॉमिक मॉडल्स थे और उनसे जुड़ी जितनी थ्योरी और ड्रॉबैक थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है बेटा, कि किसी भी एलिमेंट के एटम में उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसमें कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी बात भी समझ में आ चुकी होगी। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए एलिमेंट एक्स का अगर डिनोट करना है, तो हम उसको एक्स ए ऊपर और जेड नीचे डिनोट कर देंगे, जिससे जेड नंबर दिखाएगा और ए उसका मास दिखाएगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि बोहर मॉडल के ज़रिए हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करनी थी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2n², और n का मतलब होता है सेल नंबर, कि वो 1 है, कि वो 2 है, कि वो 3 है, कि 4 है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो सेल्स होती हैं वो KLMN होती है। तो K1 होता है, L2 होता है, M3 होती है, N4 होती है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग आपको 2n² का फॉर्मूला रखना है, और पहली जो ऑर्बिट होगी उसमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2, और जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें कितने आएंगे बेटा 8 आएंगे। ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं डायरेक्टली, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन से फिल किए जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब वैलेंसीज निकाली कैसे जाती हैं, ये उन पर बात कर लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पाए जाएंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करेगा, बेसिकली उनके साथ या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए। अब वैलेंस सेल अगर किसी के 1 2 3 हैं तो अगर किसी भी एटम में अगर वैलेंस सेल 1 2 या 3 हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होंगे एटम लूज करेगा। दूसरी तरफ अगर 5 6 7 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, जैसे नियॉन होता है, तो वैलेंसी 0 होती है और वो एक इनर्ट या नोबल गैस बनाता है, लाइक नियॉन की तरह। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो इसको ज़रा सा देख लेते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म। तो आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, जिसमें एलिमेंट सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मास उसका डिफरेंट है। रीज़न सिंपल, दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिनमें एक न्यूट्रॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे, और प्रोडियम में सिर्फ एक एक होगा। इस वजह से उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स के रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में। जैसे यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे काम होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर ट्रीटमेंट में काम होता है। आयोडीन 131 अगेन ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जो थायराइड प्रॉब्लम होते हैं गोइटर के केस में। आइसोबार के केस में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट जो मास होगा वो दोनों का सेम होगा, जैसे कैल्शियम और आर्गन।
दोनों का मास जो है कैल्शियम और आर्गन का वो 40 है, बट एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 18 है. So this is all about today's lecture. I hope you love it. Please do like, subscribe to this spreading goodness, and कोई भी confusion हो तो comment down below. Thank you so much for watching this.